पीएम मोदी की मन की बात का 17वां एपिसोड आज कोविड वैक्सीन पर कर सकते हैं आज चर्चा। दिल्ली में 7 जून तक बड़ा लॉकडाउन, लागू रहेंगी पाबंदियां। 31 मई से चालू होंगी अनलॉक प्रक्रिया। केरल में 9 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, राज्य में 23,513 नए केस। एमपी में अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी, हर रविवार जनता कर्फ्यू और रोज लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन गाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने हर रोज की तरह आज यानी रविवार के पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, घरेलू बाजार में तेल कंपनियों ने दोनों ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती नहीं की है। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव न होने की वजह से 30 मई को तेल के दाम स्थिर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजार में आज पेट्रोल 93.94 रुपए प्रति लीटर और डीजल की बात करें तो डीजल 84.89 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। बता दें, सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने एक दिन पहले यानी कि शनिवार को देश के सभी शहरों में दोनों ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। पेट्रोल के रेट में 26 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के भाव की बात करें तो 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। मई महीने में अब तक 15 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के साथ कई शहरों में दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल 3.59 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 4.13 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। डोमिनिका की जेल में बंद पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की पहली तस्वीर सामने आई है। तो यहां चोकसी के वकीलों ने दावा किया था कि उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई है और अब मिली चोकसी की तस्वीरों में उसके हाथ पर कथित चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में मेहुल चोकसी की लोहे के गेट के पीछे खड़ा देखा जा सकता है। आप ये तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं और ऐसे में जो लॉकअप रूम के दरवाजे जैसा दिखता है, ऐसा ये तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। एक दूसरी तस्वीर है, उनके हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं जो हाल ही में आपको दिखाई जा रही है और फिलहाल आप ये तस्वीर देख भी सकते हैं। चोट के निशान काले रंग के हैं जो हाथों और कलाई के पास हैं। मेहुल चोकसी के वकील ने दावा किया था कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ से जबरन अगवा किया गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें डोमिनिका ले जाया गया। भारत में मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कथित तौर पर उनके साथ टॉर्चर किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक पता नहीं चलता कि डोमिनिका कैसे पहुंचे तब तक कोई भी कयास नहीं लगाने चाहिए, लेकिन मेरी समझ कहती है कि वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं पहुंचे, इसलिए मुझे इसमें गड़बड़ नहीं दिख रही। कोई इस बात को नहीं देख रहा कि आखिर वो डोमिनिका कैसे पहुंचे। उधर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि पिछले 3 महीनों में जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच संघर्ष विराम से शांति और सुरक्षा के नजरिए को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक लंबी राह में पहला कदम है। यहाँ बताया जा रहा है कि हालांकि संघर्ष विराम का मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रुक गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तानी सेना द्वारा एलओसी पर आतंकी ढांचे को खत्म कर दिया गया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयासों और आतंकवादी घटनाओं में कमी में निरंतरता भारत को अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने संबंधी पाकिस्तान के इरादे के बारे में आश्वस्त करे। तो यहाँ ये भी कहा जनरल नरवणे ने कि संघर्ष विराम समझौते के पालन से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण में निश्चित रूप से योगदान मिला है और क्षेत्र में शांति के माहौल की संभावनाओं को बल भी मिला है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम संबंधी सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर 25 फरवरी को सहमति जताई गई। यहाँ सेना प्रमुख ने
कहा कि एलओसी पर संघर्ष विराम का मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई रुक गई है। हमारे पास मानने का कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तान सेना ने एलओसी पर आतंकी ढांचे को खत्म कर दिया है। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को इस वक्त की अहम खबर से रूबरू करवा रहे हैं। यूपी के कुशीनगर से ये बड़ी खबर सामने आई है। नहर के पुल से टकराई है कार। तो बता दें कि कुशीनगर से खबर सामने आई है कि नहर के पुल से कार टकराई है। तो यहाँ हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। यूपी के कुशीनगर से खबर सामने आई है जहां हादसा हुआ है और यहाँ हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक कुशीनगर के निवासी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आई है। नहर के पुल से एक कार टकराई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और फिलहाल जो खबर सामने आई है कि सभी मृतक कुशीनगर के निवासी हैं। तो हादसा हुआ है और ऐसे में 4 लोगों की मौत हुई है। यूपी के कुशीनगर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। नहर के पुल से कार टकराई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतक सभी कुशीनगर के बताए जा रहे हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। कुशीनगर की निवासी है मृतक। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर सी टूट गई है और ऐसे में बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने उनकी गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया है। तमाम आतंकवादी मारे जा चुके हैं। जो बचे हैं वो भी भागे भागे फिर रहे हैं। फिर भी आतंकी बीच बीच में कुछ कायराना हरकतें कर रहे हैं और ये पूरा मामला अगर बताएं तो यहाँ अनंतनाग जिले से सामने आया है जहाँ शनिवार की शाम संदिग्ध आतंकवादियों ने 2 स्थानीय युवाओं पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। तो बताया जा रहा है कि गोलीबारी के बाद हमलावर घटनास्थल से मौका पाते ही फरार हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां साफ तौर पर कहा है कि हमले के बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस हमलावरों की जांच में भी जुट गई है। देश की राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन को बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है और इस सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर केंद्र की तरफ 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जिसे केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना बता रही है उसी का कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाने के लिए विपक्ष की तरफ से लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। और ऐसे में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अब सोमवार यानी कि अब दिल्ली हाई कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। सोमवार को यह साफ हो जाएगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जारी रहने वाला है या फिर कोरोना काल में इस पर रोक लगा दी जाएगी। बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जोर देकर कहा गया था कि कोरोना के दौर में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, जिसमें याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि एक परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में आ रही है। लेकिन यहाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका को ही खारिज करने की मांग कर दी गई थी। अब सोमवार यानी कि 31 मई को केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना का भविष्य तय हो जाएगा। जो नए संसद भवन का सपना देखा गया है वो कब तक पूरा हो सकता है ये हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करने वाला है। और यहाँ दलील दोनों की तरफ से रखी गई है। कोर्ट में भी तीखी बहस देखने को मिली है। सीबीआई ने भोपाल में रिश्वत मामले में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के 4 अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान 3 करोड़ रुपए नकद, आभूषण और एक नोट गिनने की मशीन बरामद की है। तो यहां अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि एक मंडल प्रबंधक समेत 4 अधिकारियों को कथित रूप से कंपनी के लंबित बिलों को जारी करने के एवज में 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि भोपाल में छापे के दौरान इन लोगों के पास से 3 करोड़ रुपए नकद और 1 किलो सोने और चांदी के जेवर और एक नोट गिनने वाली मशीन जब्त की गई है और ये पैसे लकड़ी की अलमारी की तिजोरी में बंद थे। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि इनके पास एक डायरी भी मिली है जिसमें रिश्वत देने वालों के नाम लिखे हैं। जब्त की गई नकदी को अलग अलग लिफाफों में रखा गया है जिसमें कुछ पर देने वाली पार्टियों के नाम और तारीख लिखी गई है। तो यहाँ अलग अलग लिफाफे ऐसे हैं जिसमें अलग अलग पार्टी के नाम लिखे हैं और एक डायरी भी जब्त की गई है।
योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA, अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी रामदेव को कानूनी नोटिस भेज दिया है। आपको बता दें कि FAIMA ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से रामदेव को कानूनी नोटिस थमा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाबा रामदेव ने सस्ते प्रचार के लिए एलोपैथी को लेकर निराधार दावे किए, जिसकी वह निंदा करता है। साथ ही FAIMA ने खुले तौर पर रामदेव से अपने दावों के पीछे सबूतें देने या फिर माफी मांगने की बात कही है और ऐसा ना करने पर कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच देश में आयुर्वेद और एलोपैथी की जंग तेज हो गई है। तो यहाँ IMA ने बाबा रामदेव के बयानों और नई वीडियो के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि इस बीच कई एलोपैथिक डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और साथ ही उन्हें 1000 करोड़ रुपए की मानहानि नोटिस भी भेजा गया था। उधर बाबा रामदेव का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी का बाप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। हालांकि रामदेव के बयान को लेकर उनके करीबी आचार्य बालकृष्ण ने सफाई में कहा कि ये वीडियो पुराना है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में करीब 2 महीने पहले दिल्ली आने वाले यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट से रैंडम कोविड टेस्ट के आदेश दिए गए थे, जिसके तहत एयरपोर्ट पर जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना होगा। इस आदेश के तहत दिल्ली हवाई अड्डे पर तब से अब तक 22,926 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से 1,325 यात्री कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और ऐसे में 28 मई को एयरपोर्ट पर 442 RT-PCR टेस्ट किए गए, जिसमें से 11 यात्रियों को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि 11 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए अप्रैल की शुरुआत में एक दिन में करीब 900 से 1000 यात्रियों का रैंडम कोविड टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ धीरे धीरे टेस्टिंग की संख्या कम होती चली गई। इसका बड़ा कारण ये भी है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक 17 मई की आधी रात से दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को बंद कर दिया गया था और ये फैसला कोरोना महामारी के बीच यात्रियों की संख्या में गिरावट आने के चलते लिया गया था। PM मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। आज का कार्यक्रम उनका 17वां संबोधन होगा। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि इस कार्यक्रम में PM देश के वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा कर सकते हैं और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देश में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन यहाँ इस बीच कई राज्यों में वैक्सीन की कमी भी देखी जा रही है और देश अभी कोरोना संकट का सामना कर रहा है। केंद्र को विपक्षी दलों द्वारा महामारी से निपटने और कोविड-19 टीकों की कमी को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई कोरोना प्रभावित राज्यों ने 18 से 44 साल के लोगों के लिए हो रहे वैक्सीनेशन अभियान पर रोक लगा दिया है और कई राज्यों का कहना है कि उनके पास टीकाकरण अभियान जारी रखने के लिए पर्याप्त वैक्सीन है ही नहीं। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आइसोलेशन में रह रहे संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों के लिए दवाओं की 10,000 किट भेजी है और इससे पहले भी अमेठी के पूर्व सांसद जिले के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर भेज चुके हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि मेडिसिन किट में कोरोना उपचार संबंधी आवश्यक दवाएं हैं जो डॉक्टरों के परामर्श के साथ जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के परामर्श के साथ जरूरतमंदों को ये दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी और सिंघल ने साफ तौर पर कहा है कि अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले के लिए भेजी गई है और 10,000 होम आइसोलेशन उपचार किट और ऐसे में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भी आ गई है ये किट और इन किट की आपूर्ति सेवा सत्याग्रह के तहत मिल चुकी है और ये किट अगर आपको बताएं तो चिकित्सा के परामर्श के अनुरूप जरूरतमंदों के ब्लॉक अध्यक्षों, न्याय पंचायत अध्यक्षों, ग्राम सभा अध्यक्षों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना के चलते दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और बता दें आपको ये लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। तो यहाँ दायरा बढ़ा दिया गया है।
अब दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत 2 तरह की छूट दी गई है और इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या फिर परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी। वर्क साइट के अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं और इन 2 तरह के कामों को छूट दी गई है, लेकिन यहाँ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं। बहरहाल राजधानी में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामले 1000 से नीचे दर्ज किए गए और लिहाजा जैसे जैसे मामले कम होंगे वैसे वैसे इसके बाद ही दिल्ली सरकार खोलने की मंजूरी आगे दे देगी। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई एयरटेल फेसबुक पे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात केरल की करेंगे। केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए शनिवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन 9 जून तक बढ़ाने की बड़ी घोषणा की है। तो यहाँ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। राज्य में कोरोना के मामलों में भारी वृद्धि के तहत 8 मई से लॉकडाउन लागू है और साथ ही कहा गया कि सभी उद्योग न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं और यहाँ 50% से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बैंक खुले रहेंगे और यहाँ बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे तक ये समय सीमा बढ़ाई गई है। सीएम ने मलप्पुरम जिले में ट्रिपल लॉकडाउन हटाने की भी घोषणा की है, जहां मामलों की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि मलप्पुरम समेत राज्य के अन्य जिलों में सामान्य लॉकडाउन जारी रहेगा और इससे पहले सरकार ने हालात की समीक्षा करने के बाद इससे पहले 16 मई और फिर 23 मई को राज्यव्यापी लॉकडाउन बढ़ा दिया था। कोरोना काल में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और ऐसे में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के लिए देखभाल करने वाले या फिर माता पिता को हर महीने 3500 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। तो यहाँ सीएम ने कहा कि जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है उन्हें आवासीय विद्यालयों या फिर संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनाथ हुए हर बच्चे को राज्य सरकार प्रति महीने 3500 रुपए देगी, जिसमें से 2000 रुपए केंद्र सरकार का योगदान होगा और ये पहल मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना के तहत की जाएगी, जिसके बाद आज ये योजना शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि 10 वर्ष से कम उम्र के जिन बच्चों के परिवारों में कोई नहीं है उनका ख्याल सरकार रखेगी। उन्हें बाल देखभाल संस्थानों में रखा जाएगा, उनकी देखरेख और शिक्षा के लिए पर्याप्त कोष मुहैया कराई जाएगी। अनाथ बच्चों को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में भेजा जाएगा और ऐसे में ये बड़ी घोषणा की गई है कि सरकार की तरफ से अच्छी योजना भी दी जाएगी बच्चों को, जहां उपयुक्त देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित भी की जाएगी। कोरोना काल में कुछ गरीब लोग जिनके राशन कार्ड अभी नहीं बन पाए हैं या फिर राशन डीलर द्वारा बिना वजह से कैंसिल कर दिया गया है, उन्हें सरकार द्वारा दिया जा रहा राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ऐसे में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको तत्काल मदद मिलनी चाहिए ताकि वह गरीब अपने बच्चों का
पेट पाल सके। ऐसे में बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए सामूहिक किचन भी चालू करवाया जाएगा ताकि भूखे लोगों को तत्काल मदद मिल सके। और इन्हीं मांगों को लेकर AIMIM कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव को सौंपा। ज्ञापन दिया है जो राशन कार्ड के सिलसिले में। तो राशन कार्ड जो है वो गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है और कुछ राशन डीलर मक्कारी कर रहे हैं, जो अगर शिकायत उनकी कर देते हैं, उन्हें पहले तो राशन कम देते हैं, राशन कम देने की अगर शिकायत करते हैं तो उनके राशन कार्ड या तो आधे यूनिट उनके उड़ा दिए जाते हैं या उनका पूरा राशन कार्ड ही कैंसिल करवा दिया जाता है। तो ऐसी पोजीशन में वो लोग कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। अब इन्हें जिन लोगों के कार्ड नहीं हैं उनको तत्काल राशन जैसा कि शासन आदेश है उनको मिलना चाहिए। उसके लिए हमने SDM। उधर यूपी के संभल की बात कर रहे थे, तो यहाँ यूपी के संभल में पुलिस की सक्रियता देखने को मिली है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं सरकारी दुकानों पर भी छापेमारी कर उनके रजिस्टर और शराब की बोतलों को चेक किया गया। इसके अलावा रजिस्टर मेंटेन न होने पर दुकानों को बंद भी कराया गया। लगातार संभल के आबकारी विभाग की पुलिस की सक्रियता और सतर्कता देखते हुए इस अभियान को सुचारू रूप से पूर्ण जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया। जनपद संभल में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आबकारी की टीम के साथ संयुक्त जांच की गई। इसमें कुल 3 ठेकों की जांच की गई, जिसमें से एक का स्टॉक रजिस्टर प्रॉपर न मिलने के कारण स्टॉक वेरिफिकेशन तक के लिए उनको बंद किया गया। इसी तरह से पुलिस के द्वारा टीम बनाकर आबकारी विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तथा सभी सरकारी ठेकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनके स्टॉक का। उधर यूपी के बिजनौर की बात करें तो यहाँ 9 मई को हुई चाचा भतीजे की हत्या के बाद पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ आरोपी पर पुलिस की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद किया है। और ऐसे में इस मामले में जो खबर सामने आई है कि चाचा भतीजे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। आपको बता दें, रविवार 9 मई के दिन कार सवार आरोपियों ने ट्रैक्टर ट्राली से भूसा भरकर ले जा रहे कोरोना संक्रमण के दौर में करोड़ों लोग बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। और ऐसे में कई युवाओं ने अपराध की दुनिया का भी रुख कर लिया है। और ऐसे में अगर यहाँ क्राइम रेट की बात करें तो वो भी दिन ब दिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। और पूरा मामला, और अगर ताजे मामले की बात करें तो यूपी के मथुरा से खबर जो सामने आई है, जहां 4 बदमाशों ने रात के अंधेरे में व्यापारी के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। और इन बदमाशों ने पहले तो हथियारों की नोक पर घर वालों को बंधक बनाया और उसके बाद घर में रखे लगभग 5 लाख के कीमती जेवरों और सामान को लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 9 बजे श्री मनोहर अग्रवाल जी, उनका घर यहाँ नौजील कस्बे में है, उनके द्वारा सूचना दी गई है पुलिस को कि रात्रि में उनका परिवार जो है घर में सब लोग सो रहे थे। इनके कहने के मुताबिक 4 लोग इसके घर के जो फर्स्ट फ्लोर पर है वहाँ पर आए हैं और इनसे जो है उनके घर पे कुछ कैश था, जिससे अभी तो पूरा एग्जैक्ट काउंट करके बताएंगे, 2.5 से 3 लाख रुपये बता रहे हैं। और महिलाओं के कुछ आभूषण है वो ले गए हैं और इनके द्वारा अभी तहरीर दी जाएगी, उसके ऊपर हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। सभी अधिकारियों द्वारा मौके का विजिट किया गया, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है। बाकी जो भी अन्य साक्ष्य यहाँ पर हैं उनसे जो बातचीत हुई। यूपी के बाराबंकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोरोना की जांच न करने पर एक कोटेदार ने राशन देने से मना कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की नाराजगी इतनी बड़ी कि वो लोग कोरोना जांच टीम को लाठी डंडे से मारने पर उतर आए। तो यहाँ जांच टीम के सदस्य किसी तरह जान बचाकर मौके से भागे। ग्रामीणों ने कोटेदार का राशन वितरण रजिस्टर भी फाड़ दिया। और मामला बाराबंकी में कोठी थाना के ग्राम कोटवा का बताया जा रहा है, जहां कोटे की दुकान पर कोरोना टेस्ट करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद कोरोना जांच करने गई टीम ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई।
और इस मामले में पुलिस ने बताया कि सीएचसी टीम की तरफ से मिली शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ऐसे में कार्रवाई भी की जा रही है। जल्दी सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो ऐसे बच्चों को कंप्यूटर में दक्ष बनाने के साथ स्किल डेवलपमेंट करती है, जिसका कोई सहारा नहीं है, ताकि समाज के वो बच्चे आगे आ सकें जिनके अंदर कुछ करने की ललक है। और ऐसे में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो यहाँ इस स्थिति में बच्चे कुछ करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में संस्था के सहयोग से एमपी के रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलाइजा राचाटी ने 2 बेसहारा बेटियों को सहारा दिलाने का बेहतर कार्य किया है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने परिवार के साथ खुद का भविष्य भी संवार सके। एक कमज़ोर वर्ग के लिए मतलब है ना काम करती है। वो संस्था बहुत कुछ है ना काम करती है, लोगों के स्किल डेवलपमेंट कराती है, फिर उसके माध्यम से उनको रोजगार का अवसर है ना प्रदान करते हैं। तो उन लोगों को मेरे पास कॉल आए थे कि हम लोग ना इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। एक बच्चे तो हमसे पहले से है ना टच में थे, आई थिंक जन सुनाई में एक बार आई थी। उनका प्रॉब्लम उनका पेरेंट्स नहीं है, सो उनका है ना अपना उनको ये भी है कि उनका सिस्टर भी है, उनको सपोर्ट कर रही थी। सो उसको लगातार हम लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो उसको तत्काल लिंकेज कराए थे। सो नागडोर संस्था ने आज हमारी गुड और गोविंदगढ़ दोनों के ना कुछ लोगों के लिए से फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण